अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल नंबर 4.6 से लेकर 4.10 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, मोमेंट्स, टॉर्क के कंसेप्ट के रिलेटेड जो हमारे पास बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पे आपको इनको सॉल्व करने का बहुत ही ईजी और जो हमारे पास आसान तरीका है वो यहाँ पे बताऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको जो न्यूमेरिकल्स की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चैप्टर नंबर 4 के जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.6 से लेके जो 4.10 तक के जो न्यूमेरिकल शीट है उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो इसके जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपने उसके रिलेटेड जो है वो हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वक्त आपकी स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो के अंदर मैंने इस चैप्टर के जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी बड़े ही आसान तरीके के साथ जो है वो हल करने का तरीका बताया है। तो आपने वो वीडियो भी लाजमी देख लेनी है ताकि आपको जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी आपको अच्छे तरीके के साथ जो है वो समझ आ सके। तो उस वीडियो के अंदर जो है वो मैंने एक फार्मूला शीट की बात की थी कि अगर आप उस फार्मूला शीट को देखेंगे तो वहाँ पे मैंने तकरीबन जितने भी फार्मूले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर के अंदर यूज़ होंगे वो मैंने सारे जो है वो एक फाइल के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास वो वाली फार्मूला शीट है। तो इस फार्मूला शीट को जो है वो आपने वीडियो नंबर 1 से भी देख लेना है। मैं आपके साथ अभी भी इसको साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास वो फार्मूला शीट है जिसके थ्रू जो है वो हमने इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसके जो लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज होंगे वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये वाले जो 5 फार्मूले हैं इन 5 फार्मूलों को यूज करके हम इस चैप्टर के जो लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि 4.6 से लेकर 4.10 वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास पहला टॉर्क का फार्मूला आ जाता है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 आ जाता है। और वेट का फार्मूला आपको पता ही है कि वो हमारे पास एम जी के इक्वल होता है। और हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारे पास अगले 5 न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि 4.6 से लेकर 4.10 इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपके पास जो कंसेप्ट यूज होगा वो आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज होगा। यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और टॉर्क, इन 3 कंसेप्ट को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप ये वाले 5 न्यूमेरिकल जो है वो बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल नंबर 4.6 आ जाता है जी कि उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। वो कहता है कि हमारे पास एक कार का स्टीयरिंग है और उस कार के स्टीयरिंग का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है जी, वो 16 सेंटीमीटर है। वो कहता है जी कि फाइंड द टॉर्क। हमने क्या फाइंड करना है, हमने टॉर्क फाइंड करना है कि उस स्टीयरिंग के अंदर कितना टॉर्क पैदा होगा अगर हम उस स्टीयरिंग के ऊपर एक कपल अप्लाई करते हैं जो कि 50 न्यूटन का हो। यानी कि उस स्टीयरिंग के ऊपर जो हमने कपल अप्लाई किया है, तो अब कपल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। बेसिकली अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर 2 फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई करते हैं और उन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड हो वो तो बराबर हो, यानी कि यहाँ पे लेट से कि ये हमारे पास एक राड है, उस राड के ऊपर जो है मैं यहाँ पे 2 फोर्स लगाता हूँ। एक लेट से मेरे पास ये वाली फोर्स है F1 जिसको मैं यहाँ पे जो है वो ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ जिसको मैंने एरो के साथ शो कर दिया है। और एक हमारे पास दूसरी फोर्स है जिसको मैं लगा रहा हूँ ऊपर से नीचे की तरफ जो कि हमारे पास F2 फोर्स है। तो अगर किसी चीज़ के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हों और उन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड हो यानी कि उनकी जो वैल्यू हो वो क्या हो, बराबर हो। यानी कि क्या मतलब है इस चीज़ का कि F1 जो है वो बराबर हो अगर F2 के इक्वल, तो फिर अगर हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमारे पास वहाँ पे इफेक्ट पैदा होगा उस इफेक्ट को हम कहेंगे वो कपल पैदा हो रहा है। और दूसरी ये चीज़ कि इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। यानी कि ये नहीं है कि आप दोनों फोर्सेस जो है वो एक ही सेम डायरेक्शन के ऊपर जो है वो अप्लाई कर दें। यानी कि कपल अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशन का होना लाजमी है कि एक तो आपके पास उन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड का बराबर होना लाजमी है और दूसरा आपके पास इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी उनका ऑपोजिट होना ज़रूरी है। ऑपोजिट मतलब एक दूसरे के मुखालिफ होने चाहिए कि अगर एक फोर्स ऊपर को लग रही है तो दूसरी फोर्स नीचे को लगनी चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो है कि हमारे पास एक स्टीयरिंग कार है जिसके पास जो है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास दे दिया गया है जो कि हमारे पास 16 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उस कपल की वजह से वो हमारे पास कितनी है जी, 50 न्यूटन है। और हमने फाइंड क्या करना है जी कि हमने यहाँ पे उसका टार्क जो है वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टार्क इज इक्वल टू टाउ, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो टार्क को निकालने का फार्मूला जो है वो बड़ा ही सिंपल है कि आपने सिंपल टार्क को जो है वो निकालने के लिए फोर्स को उसके जो डिस्टेंस होगा
उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि F क्रॉस L, यानी कि अगर हम F को L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टॉर्क निकल आता है। तो अगर हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे तो इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है वो एक स्टीयरिंग कार जो है वो बना रखा है। तो उस स्टीयरिंग कार का जो रेडियस है वो बेसिकली हमें दे दिया गया है, जो कि इस रेड सर्कल से लेकर यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वहां तक हमें दे दिया गया है, जो कि हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टीयरिंग के ऊपर हमारे पास दो फोर्स लग रही हैं, एक हमारे पास फोर्स ऊपर को लग रही है और एक फोर्स हमारे पास नीचे को लग रही है। तो इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से जो है वो यहाँ पे कपल पैदा हो रहा है, क्योंकि अब इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको F1 या F2 नहीं लिख रहा, सिंपल मैं इसको F ही रख लेता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमारे पास जो उसका रेडियस या उसका जो मोमेंट आर्म दिया गया है उसको आपने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेना है। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं जी, सिंपल आपने उसको 100 के ऊपर डिवाइड कर देना होता है। तो 16 को 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो 0.16 मीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि दो फोर्सेस लग रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो टार्क्स पैदा होंगे। तो जो हमारे पास टोटल टार्क होगा इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर वो हमारे पास टाउ 1 प्लस टाउ 2 के होगा, इक्वल होगा। तो टार्क निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, टार्क बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है F क्रॉस L। तो अगर हम टार्क टोटल टार्क की बात करेंगे तो वो बेसिकली आ जाएगा FL प्लस FL, यानी कि टाउ 1 की वैल्यू उसका फार्मूला भी हमारे पास FL के इक्वल आ जाएगा और जो टाउ 2 है उसका भी हमारे पास FL के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की फोर्सेस की वैल्यूज भी सेम है और यहाँ पे दोनों का जो रेडियस है वो भी हमारा सेम है, यानी कि L1 और L2 भी बराबर है और F1 जो है F2 भी बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे हम सिंपल उसको लिख लेंगे FL प्लस FL। तो अब हमारे पास दो FL हो गए, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू 2FL। तो यहाँ पे हम हमारा 2 जो है वो एज इट इज वैसे के वैसे आ जाएगा और फोर्स की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 50 न्यूटन दी गई है और L जो है जो कि हमारे पास 0.16 मीटर है वो भी अभी हमने निकाला है। तो हम L की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर आप इन तीनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो टार्क का जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 16 न्यूटन मीटर निकल आएगी। तो ये अभी हमने जो पिछला न्यूमेरिकल किया था उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि हमारे पास जो टार्क का यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। तो जब भी आपने कहीं पे भी टार्क निकालना है तो टार्क का यूनिट आपने हमेशा वहाँ पे साथ 16 न्यूटन मीटर यानी कि न्यूटन मीटर लगाना है। तो इस तरह इस स्टीयरिंग व्हील का जो न्यूमेरिकल है उसका जो आंसर निकलता है वो हमारे पास 16 न्यूटन मीटर निकल आता है। तो ये वाला न्यूमेरिकल जो है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको अच्छी तरह से करके जाना है, ये आपके पेपर के अंदर अक्सर जो है वो रिपीट होता रहता है। उसके बाद जो है वो हम न्यूमेरिकल नंबर 4.7 को देख लेते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग, कि यहाँ पे हमने एक तस्वीर को जो है 2 रस्सियों के साथ जो है वो उसको लटका दिया है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो उन रस्सियों के अंदर जो हमारे पास तनाव है, जो खिंचाव है, वो हमारे पास कितना है जी, वो हमारे पास 3.8 न्यूटन है और दूसरी रस्सी के अंदर हमारे पास 4.4 न्यूटन है। तो फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, तो उस पिक्चर का जो वेट होगा वो कितना होगा वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कि अगर हमारे पास एक पिक्चर हो, उस पिक्चर को अगर हम 2 रस्सियों की मदद से लटका देते हैं तो उन रस्सियों के अंदर जो तनाव पैदा होता है वो हमारे पास, अगर उसकी जो पहली रस्सी के अंदर जो है वो तनाव 3.8 न्यूटन हो और दूसरी रस्सी के अंदर उसके पास जो टेंशन हो वो 4.4 न्यूटन हो, तो हमने फाइंड करना है जी कि वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, जिसको हम W कहेंगे, वो हमारे पास कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर फ्रेम जो है वो बना रखा है। तो लेट्स से कि इस पिक्चर को हमने यहाँ पे एक रस्सी के साथ बांध के अटैच कर दिया है और दूसरी रस्सी मेरी यहाँ पे है और इन दोनों रस्सी को जो है वो हमने छत के साथ जो है वो बांध रखा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी वो फर्ज करें कि वो हमारे पास T1 है और हमारे पास इस रस्सी या इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो फर्ज करें हमारे पास T2 है। तो अब क्योंकि जो पिक्चर नीचे की तरफ लटक रही है तो इसलिए इस पिक्चर का जो टोटल वेट होगा वो हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, जो कि हमारे पास W होगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे ये हमारे पास x एक्सिस हो और ये हमारे पास y एक्सिस हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली हमारे पास जो फोर्सेस लग रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के ऊपर लग रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का वो समेशन Fy इज इक्वल्स टू 0 वाला यूज करेंगे कि समेशन Fy जो है वो हमारा 0 के इक्वल होगा। तो अब क्योंकि हमारे पास जो वेट लग रहा है वो नीचे को लग रहा है और टेंशनें जो है वो ऊपर को लग रही हैं, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारे पास फोर्सेस नीचे को लग रही हैं वो हमारे पास पॉजिटिव फोर्सेस हैं और जो फोर्सेस हमारे पास ऊपर को लग रही हैं वो हमारे पास नेगेटिव फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वेट हमारा नीचे को लग रहा है तो इसलिए हमारे पास वेट क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा
और हमारे पास टेंशन क्योंकि ऊपर को लग रही है तो वो हमारे पास -T आ जाएगी, और इसी तरह जो दूसरी टेंशन होगी वो भी ऊपर को लग रही है तो वो -T2 आ जाएगी। यानी कि इसी इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख लिया जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स लग रही है, यानी कि W - T1 - T2 = 0। तो इन फार्मूलाज को यूज करके हम देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ हम इस पिक्चर का जो वेट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ y = 0, तो इसको मैंने आपको बता दिया कि w हमारा नीचे को लग रहा है तो वो हमारे पास पॉजिटिव कंसीडर हमने किया है, और इसके बाद हमारे पास -T1 - T2 = 0 जो कि ऊपर को लग रही थी। तो अगर हम इन दोनों माइनस की जो टेंशन हैं इनको अगर हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये दोनों यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। तो w बेसिकली हमारे पास इन दोनों रस्सी के अंदर जो टेंशन है उसके सम के इक्वल आ जाएगा। तो T1 हमारे पास 3.8 न्यूटन और T2 की वैल्यू हमारे पास 4.4 दी गई थी। तो 3.8 को अगर हम 4.4 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका जो आंसर आएगा वो 8.2 आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम उस पिक्चर फ्रेम का जो है वो वेट निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास 8.2 न्यूटन बन जाता है। तो इस तरह आपने जो है वो बड़ी आसानी के साथ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करके जो है वो इसका वेट निकाल लेना है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 4.8 को देख लेते हैं। तो इस वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी उसने हमें कहा कि 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings as shown in the figure. Find the tension in each string। कि यहाँ पे उसने कहा कि हमारे पास 2 मैसेज हैं जिसमें से एक का मैस जो है वो 3 kg है और दूसरी का मैस जो है वो 5 kg है। तो इन दोनों को जो है वो हमने 2 रस्सियों की मदद से जो है वो लटका रखा है हमारी छत के साथ। तो यहाँ पे एक रस्सी हमारे पास ये वाली है, तो इस रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी वो हमारे पास फर्ज किया कि हमारे पास इस तरह ऊपर की तरफ होगी, और एक रस्सी हमारे पास ऊपर की तरफ होगी जिसके हमारे पास जो टेंशन होगी वो हमारे पास इस तरह होगी कि रस्सी जो ऊपर वाली रस्सी है उसके अंदर जो हमारे पास टेंशन है वो हमारे पास T1 है, और जो हमारे पास जो नीचे वाली रस्सी है यानी कि जो नीचे वाली स्ट्रिंग है जो कि 3 kg के साथ अटैच की गई है उसके अंदर जो हमारे पास टेंशन होगी वो बेसिकली हमारे पास T2 होगी, क्योंकि इसी के हिसाब से जो है वो मैंने इन वैल्यूज को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले गिवन डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मैस ऑफ ब्लॉक 1 जो है वो 5 kg दे दिया गया है, और मैस ऑफ ब्लॉक 2 जो है वो 3 kg दे दिया गया है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग 1 के अंदर हमने टेंशन फाइंड करनी है यानी कि इस स्ट्रिंग के अंदर, और टेंशन इन स्ट्रिंग 2 यानी कि T2 हमने फाइंड करनी है यानी कि इस स्ट्रिंग के अंदर। तो इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर हम बारी बारी जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनके अंदर जो टेंशन होगी वो कितनी होगी। तो टेंशन निकालने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारे पास इन दोनों ब्लॉक के जो मैसेज दिए गए हैं इनको हम वेट के अंदर न्यूटन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वेट ऑफ ब्लॉक 1 जो कि W1 होगा उसको हम लिखेंगे M1G, यानी कि M1 हमारे पास कितना था 5 kg, उसको हम उसकी G के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 10 हमारे पास 50 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह जो वेट ऑफ ब्लॉक 2 है वो हमारे पास W2 आ जाएगा जिसको हम लिख देंगे M2G। तो M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3 kg, और इसको अगर हम G के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो 3 × 10 हमारे पास 30 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास 2 ब्लॉक दिए गए थे उनके हमने मैसेज दिए गए थे, उनके मैसेज को हमने वेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, जिसके मुताबिक जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका वजन हमारे पास 50 न्यूटन है और नीचे वाले ब्लॉक का मास जो है वो वेट जो है वो हमारे पास 30 न्यूटन है। तो यहाँ पे अब हम सिंपल जो है यहाँ पे जो है वो इक्वेशन को अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है जो कि समेशन ऑफ y = 0 है। तो समेशन ऑफ y = 0 इसको यूज करके जो है वो हम यहाँ पे इसका जो वेट है और इसका जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा इस फिगर के ऊपर लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग 2 थी इसके अंदर जो टेंशन थी वो हमारे पास क्या थी, वो बेसिकली T2 टेंशन थी, और हमारे पास ये जो ब्लॉक था क्योंकि ये नीचे को लटक रहा था इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो वेट होगा वो नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, यानी कि इस वाले ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स लग रही हैं। एक हमारे पास फोर्स उसका वेट है और दूसरा यहाँ पे इसकी ये टेंशन है जो कि इस स्ट्रिंग के साथ जिसके साथ वो अटैच है। यानी कि इस ब्लॉक के अंदर 2 फोर्स लग रही हैं, एक फोर्स हमारे पास ऊपर को लग रही है जो कि T2 है और दूसरी फोर्स यहाँ पे नीचे को लग रही है जो कि उसका वेट है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे तो उसके मुताबिक हमारे पास जो वेट होगा उसको हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे और जो इसके अंदर टेंशन होगी उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ W2 - T2 = 0 आ जाएगा, यानी कि W2 हमारा नीचे को लग रहा है और टेंशन T2 जो है वो ऊपर को लग रही है। तो -T2 को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो बेसिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंशन T2 होगी वो बेसिकली हमारे पास 30 न्यूटन ही निकल आएगी, यानी कि जो हमारे पास 3 kg वाला जो मैस था जिस रस्सी के साथ हमने उसको अटैच किया था उस रस्सी के अंदर उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो सिंपल 30 न्यूटन यानी कि उस ब्लॉक के वेट के इक्वल होगी जो कि अभी हमने निकाला भी था। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो टेंशन 2 है
जो हमारे पास स्ट्रिंग 2 है उसके अंदर जो टेंशन निकलती है T2 वो बेसिकली 30 न्यूटन ही निकल आती है। तो अब इसी तरह अब हम इसके जो दूसरी ब्लॉक है जो हमारे पास 5 kg वाला है, जिसका अभी हमने वेट निकाला है, वो हमारे पास 50 kg था। तो उस वाली रस्सी के अंदर यानी कि अगर हम इस रस्सी स्ट्रिंग 1 की बात करते हैं जो कि हमारे पास T1 होगी, इसके अंदर टेंशन वो कितनी होगी तो वो निकाल लेते हैं कि वो हमारे पास कितनी होगी। क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाली स्ट्रिंग के ऊपर, इस वाली रस्सी के ऊपर इन दोनों ब्लॉक का वजन जो है वो अप्लाई हो रहा होगा। यानी कि इस रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी वो इस ब्लॉक की वजह से भी होगी और वो इस ब्लॉक की वजह से भी होगी। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भले ये वाला ब्लॉक जो है वो डायरेक्ट इस रस्सी के साथ अटैच नहीं है, लेकिन ये तो है ना कि ये दोनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं इस रस्सी के साथ, और ये रस्सी हमारी छत के साथ जाके लटकी हुई है, इसको हमने छत के साथ बांधा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग 1 है ना, स्ट्रिंग 1, इस स्ट्रिंग 1 के अंदर जो टेंशन होगी वो इन दोनों ब्लॉक की वजह से होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वेट लगा रहा होगा यानी कि ये हमारे पास W1 होगा, और यहाँ पे जो हमारे पास ब्लॉक 2 था जो कि 3 kg था उसका जो वेट होगा, इन दोनों का जो सम करेंगे, उन दोनों का सम करने के बाद जो यहाँ पे टोटल वेट बनेगा वो बेसिकली इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम इसकी भी कंडीशन देख लेते हैं कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखेंगे तो सिंपल W2 प्लस W1, क्योंकि हमारे पास अब W2 जो है वो भी नीचे को लग रहा है हमारे पास, और जो W1 है वो भी हमारा नीचे को लग रहा है। तो अगर ये हमारे पास W1 हो, ठीक है जी हमारे पास, और ये हमारे पास W2 हो, जो हमारे पास उस रस्सी के अंदर टेंशन होगी वो हमारे पास क्या हो, वो T1 हो जो कि ऊपर को लग रही है। तो नीचे जो फोर्स लग रही होगी उनको हमने प्लस कर देना है, और जो ऊपर को फोर्स लग रही है वो हमारे पास माइनस कर देंगे। तो इस माइनस को जब हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस T1 बनेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो T1 टेंशन होगी वो बेसिकली W2 प्लस W1 के इक्वल होगी। तो W2 हमारे पास कितना है 30 है, W1 कितना है 50 है। तो 30 प्लस 50 करेंगे तो हमारे पास उसका जो टोटल आंसर आएगा वो 80 निकल आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसके जो स्ट्रिंग 1 है उसके अंदर जो टेंशन होगी वो हमारे पास 80 न्यूटन निकल आती है। तो इस तरह आपने इन दोनों रस्सियों के अंदर, इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर जो है वो टेंशन बारी बारी फाइंड आउट कर लेनी है, जो कि बड़ी आसानी के साथ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के थ्रू निकल आती है। उसके बाद हम इसका जो न्यूमेरिकल नंबर 4.9 है उसको देख लेते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। वो कहता है जी कि हमारे पास एक नट है उसको हमने टाइट कर दिया है, तो उसको टाइट करने के लिए जो हमने फोर्स लगाई है वो 200 न्यूटन की फोर्स लगाई है, और जो हमने चाबी या जो हमने स्पैनर यूज़ किया है उसकी जो लेंथ थी वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर थी। यानी कि पहले हमने नट को कस लिया है, तो उस नट को कसने के लिए जो हमने स्पैनर यूज़ किया है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबा था, और उसके ऊपर जो हमने फोर्स लगाई थी वो हमारे पास 200 न्यूटन की फोर्स लगाई थी। वो कहता है जी कि व्हाट लेंथ ऑफ अ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स। तो कहता है कि अब हमने जो पहले नट को टाइट किया था, अगर अब हम उसको लूज करना चाहते हैं, उसको हम खोलना चाहते हैं, तो उसको खोलने के लिए अगर हम उसके ऊपर 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आप ये बताएं कि हमें जो वहाँ पे स्पैनर इस्तेमाल करना पड़ेगा वो कितनी लेंथ का होगा, यानी कि उसकी लंबाई क्या होगी। यानी कि जैसे कि आपको याद होगा कि हमारे पास जो मिस्त्री हजरात होती हैं, जो मैकेनिक होते हैं, उनको इस चीज़ का पता होता है कि हमारे पास कौन सा नट जो है वो कितने नंबर चाबी के साथ ओपन होना है या कितने नंबर चाबी के साथ खुलना है। तो बेसिकली जो चाबियों के ऊपर नंबर लिखे होते हैं वो बेसिकली यही बता रहे होते हैं कि आपने कौन से नट के लिए कौन सी चाबी इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर हम उसी नट को जो है वो एक दूसरे स्पैनर के साथ ओपन करना चाहते हैं, जबकि उस स्पैनर का जो हमारे पास फोर्स लगेगी वो हमारे पास अगर 150 न्यूटन की हो, तो आप ये बताएं कि वो हमारे पास जो स्पैनर होगा उसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है। इस सिनेरियो को हम मद्देनजर रखते हुए जो है वो यहाँ पे उस स्पैनर की जो लेंथ होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास पहली फोर्स दी गई है वो हमारे पास F1 हमारे पास 200 न्यूटन दी गई है, और जो हमारे पास फर्स्ट स्पैनर है यानी कि जो पहले चाबी हमने लगाई है उसकी जो लेंथ है L1 वो हमारे पास कितनी दी गई है, वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले तो आपने इस सेंटीमीटर को कर लेना है मीटर में कन्वर्ट, तो इसको आपने सिंपल 100 के ऊपर करना है डिवाइड। तो जैसे ही आप 10 को 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसकी जो लेंथ होगी वो मीटर के अंदर निकल आएगी, जो कि 0.1 मीटर बनती है। और इसके बाद हमारे पास उसने ये बता रखा है कि उसके ऊपर जो हमारे पास दूसरी फोर्स लगेगी वो हमारे पास 150 न्यूटन की होगी। यानी कि अब हमने जो दूसरा स्पैनर यूज करना है उस स्पैनर के लिए जो हमारे पास फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, वो 150 न्यूटन होगी। तो फाइंड हमने क्या करना है जी, लेंथ ऑफ द सेकंड स्पैनर,
कि जो हमारे पास दूसरा स्पैनर है उस स्पैनर की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो हमने बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी हम कंडीशन जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला यूज होगा वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो कि सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समेशन टाउ इज इक्वल्स टू 0 है, जो कि हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहलाती है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क होगा वो इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज टार्क के इक्वल, जो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी बोलते हैं। यानी कि ये बेसिकली जो हम यहाँ पे फार्मूला यूज कर रहे हैं वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का है कि हमारे पास जो सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क होता है या जो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये यहाँ पे हम सिंपल इस फार्मूले को यूज करके जो हमारे पास स्पैनर की लेंथ होगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद कर लेनी है कि जो क्लॉकवाइज टार्क होगा उसको हम हमेशा यूज करेंगे टू टाइटन द नट, यानी कि अगर आपने किसी भी नट को टाइट करना है, उसको आपने कसना है, तो आपने उसको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। यानी कि क्लॉकवाइज अगर आप किसी भी नट को घुमाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो उसको टाइट करने में मदद करेगा। जबकि अगर हमने किसी भी नट को लूज करना हो, उसको हमने ओपन करना हो, तो आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली आपने उसको उल्टा घुमाना होता है, जो कि हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपने डायरेक्शन याद रखनी है कि जब आपने नट ओपन करना हुआ तो आपने उसको जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और जब आपने उसको टाइट करना हुआ तो आपने उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो यहाँ पे भी आप सिंपल जो है हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है उसको यूज करके हम यहाँ पे इसका जो लेंथ ऑफ स्पैनर है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्लॉकवाइज टार्क जो है वो बेसिकली इक्वल आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टार्क के इक्वल। तो जो हमारे पास हमने जो क्लॉकवाइज टार्क है वो हम नट को टाइट करने के लिए यूज करते हैं, तो वो बेसिकली आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाई L1, क्योंकि टार्क का जो फार्मूला होता है वो F क्रॉस L होता है। और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क है वो हमारे पास आ जाएगा F2 मल्टीप्लाई बाई L2। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू हमें दे दी गई है जो कि हमारे पास 200 न्यूटन है, और उस पहले स्पैनर की जो लेंथ थी जो कि अभी हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट की थी वो हमारे पास कितनी थी, वो 0.1 थी। और जो हमारे पास दूसरी फोर्स हमने लगानी है वो हमारे पास 150 न्यूटन है, और उसकी जो हमारे पास लेंथ होगी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास L2 है। तो यहाँ पे हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं जी कि सिंपल आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने इस 200 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 20। और हमारे पास ये जो 150 मल्टीप्लाई बाई L2 है ये एज इट इज वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि इस 150 को आपने 20 के नीचे जाके डिवाइड कर देना है। तो 20 डिवाइडेड बाय 150 हमारे पास आ जाएगा L2 के इक्वल, जो कि हमारे पास लेंथ ऑफ द सेकंड स्पैनर है। तो 20 को जब आप 150 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसका आंसर जो है वो 0.134 मीटर निकल आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो उस स्पैनर की जिसके ऊपर हम 150 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे उसकी जो लेंथ होती है वो बेसिकली हमारे पास 0.134 मीटर निकल आती है। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपल उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो तब हम क्या करते हैं, तब हम उसको 100 के साथ डिवाइड करते हैं। और अगर हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपने 0.134 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो जैसे ही आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 13.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो हमारे पास सेकंड स्पैनर की जो लेंथ होगी वो हमारे पास 13.4 सेंटीमीटर निकल आएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को यूज करके जो है वो सेकंड स्पैनर की लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.10 आ जाता है, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट न्यूमेरिकल है। तो उसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि उसकी स्टेटमेंट हमारे पास हमें क्या बता रही है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड, उसको हमने लटका रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय द अप्लाइंग द फोर्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बार। कि ये हमारे पास ये भी वाला क्वेश्चन जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के रिलेटेड है। इसके रिलेटेड जो है वो आपके पास आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक एग्जांपल भी दी गई है। तो वो कहता है कि हमारे पास जो है वो 1 मीटर लंबा जो है वो एक यूनिफॉर्म बार है। उस यूनिफॉर्म बार के ऊपर हमने क्या किया कि हमने उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर हमने उसको सस्पेंड किया, यानी कि उसको लटका रखा है। यानी कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म बार हो गया और ये उसका सेंटर हो गया, यहाँ पे हमने उसको जो है वो बैलेंस किया हुआ है। अब वो कहता है कि ये हमारे पास अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि ये हमारे पास उसका क्या हो गया, ये हमारे पास उसका जी हो गया। वो कहता है कि उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या किया आपने 20 सेंटीमीटर फासले के ऊपर जाके आपने एक ब्लॉक लटका दिया है, जिस ब्लॉक का जो मास है वो 10 kg है, यानी कि 20 सेंटीमीटर के फासले पे। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर हम राइट साइड पे जाएं या लेफ्ट साइड पे जाएं वो कोई इशू नहीं है, आप जो सी मर्जी साइड पे जा सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने 20 सेंटीमीटर के फासले पे जाके वहाँ पे जो है
वो 10 kg का मैच जो है वो वहाँ पे सस्पेंड कर देना है, लटका देना है। अब वो कहता है कि हमारे पास आप ये बताएं कि अगर यहाँ पे हमने 10 किलोग्राम का मास जो है वो लटका दिया है तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो हमारे पास बार होगा ये बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास इस तरह यहाँ पे डाउन हो जाएगा। इसी तरह है जी, वो कहता है कि अगर ये इस तरह डाउन हो जाता है तो आप ये बताएं कि यहाँ पे मैं कितनी फोर्स लगाऊं, यानी कि ये वाला जो दूसरा इसका एंड है इस वाले एंड के ऊपर मैं यहाँ पे कितनी फोर्स लगाऊं कि ये मेरा जो बार जो अभी टेढ़ा हो गया है ये दोबारा इसकी पहली कंडीशन के अंदर चला जाए। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये वाली फोर्स फाइंड करनी है कि यहाँ पे हम कितनी फोर्स लगाएंगे कि ये वाला बार जो है ये दोबारा बैलेंस वाली हालत के अंदर चला जाए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो ये मेरी उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हम इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं कि बैस ऑफ ब्लॉक 1 जो है वो हमारे पास कितना है जी, वो 20 kg है, और जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार वो हमारे पास कितना है जी, वो 20 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 पे करेंगे डिवाइड, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर, यानी कि जो हमारे पास पहला मास जो है जो 10 kg का है उसको हमने 0.2 मीटर के फासले के ऊपर सस्पेंड किया है, लटका रखा है। जबकि जो हमारे पास बार की जो लेंथ है वो हमारे पास 1 मीटर है, तो हमने बैलेंसिंग फोर्स फाइंड करनी है F2 के यहाँ पे हमारे पास जो F2 होगी वो कितनी होगी जिसकी वजह से ये हमारा जो यूनिफॉर्म बार है वो दोबारा बैलेंस हालत में आ जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला यूज होगा वो सिंपल हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कि अभी हमने इससे पिछले वाले न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज किया है कि समेशन टाउ इज इक्वल टू 0। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे वो इक्वल होंगे एंटी क्लॉकवाइज टार्क के या मूवमेंट्स के। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अब हम इसकी कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन को देखने के लिए मैंने यहाँ पे इस यूनिफॉर्म बार की जो है वो प्रॉपर जो डायग्राम बनती है वो भी मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो आप इस वाली डायग्राम के अंदर भी जो है वो बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं कि ये हमारे पास जो रेड कलर के अंदर आपको बार नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास 1 मीटर लेंथ का है। तो इस बार के ऊपर जो है वो मैंने इस सी पॉइंट के ऊपर इस 10 किलोग्राम वाले मास को जो है वो सस्पेंड किया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर की जो हमारे पास एरो नज़र आ रहा है जो इसको शो कर रहा है। अब वो कहता है कि ये वाला जो ब्लॉक था, ये वाला जो 10 kg का मैच था, इसको हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि जी पॉइंट से कितने फासले पे लटकाया है, 0.2 मीटर के फासले पे हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है। जबकि जो हमारे पास दूसरा मास होगा जो कि अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो कि इसको बैलेंस करने के लिए यूज होगा, वो हमने उसके दूसरे एंड के ऊपर लगाना है। यानी कि अगर ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म बार है तो इसके हमारे पास 2 एंड होंगे, एक हमारे पास इसका ए एंड होगा, एक हमारे पास बी एंड होगा। अब क्योंकि हमने 10 kg वाला जो मैस है वो मैंने ए एंड की तरफ लगा दिया है, तो इसलिए अब जो मुझे दूसरी फोर्स लगानी पड़ेगी, जो दूसरा बैलेंसिंग फोर्स लगानी पड़ेगी वो दूसरे एंड के ऊपर लगानी पड़ेगी, तो वो हमारे पास बी एंड के ऊपर आ जाएगी। तो वो बेसिकली आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये 1 मीटर लेंथ का बार है तो इसका जो सेंटर होगा वो बेसिकली जी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके यहाँ बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली 0.5 मीटर होगा। यानी कि अगर हम इस बार को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 0.5 बार जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा और 0.5 बार जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो राइट साइड के ऊपर भी हमारे पास 0.5 मीटर जो बार की लंबाई बनती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो 0.5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फोर्स जो है वो हमारे पास 0.5 मीटर के फासले पे लगेगी और दूसरी फोर्स जो है जो कि उसने हमें बता रखा है वो 0.2 मीटर के फासले के ऊपर लगेगी। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो डायग्राम के जरिए समझ आ चुकी होगी कि किस तरह जो है वो हमने इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और ये किस तरह हमारे पास ये वाली डायग्राम बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेट ऑफ ब्लॉक जो है वो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि जो हमारे पास 10 kg वाला जो मैच दिया गया था तो इसको आपने वेट के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल mg वाला फार्मूला लगाएंगे। तो m हमारे पास 10 है तो g की वैल्यू भी 10 होती है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया जी, 100 न्यूटन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो बेसिकली हमारे पास 100 न्यूटन लग रही है। तो अब हम यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है उसको अप्लाई करेंगे। तो उसके मुताबिक जो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे वो इक्वल होंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास W1 मल्टीप्लाई बाय L1 के इक्वल होगा। तो W1 कितना है जी, वो हमारे पास वो भी हमें पता है। और ठीक है जी, यानी कि अगर हमारे पास ये जो 10 kg वाला जो मैच था इसको अगर हम W1 लिख लेते हैं कि ये हमारे पास वेट 1 है और ये हमारे पास जो है ये वेट 2 है जिसको हमने फाइंड आउट करना है।
तो बेसिकली जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो आ जाएगा W1 मल्टीप्लाई बाई L1, यानी कि इस फोर्स का, इस वेट का, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो हमने रख लिया जी L1। और सिमिलरली जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो इक्वल होगा इस W2 फोर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जो कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होगा, तो वो बेसिकली आ जाएगा L2। तो अगर हम फिगर के मुताबिक देखें तो बेसिकली जो L1 होगा वो बेसिकली होगा C से लेके G तक का डिस्टेंस, ठीक है, जो आपको नज़र भी आ रहा है इस डायग्राम के अंदर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे L2 की, तो L2 हमारे पास बेसिकली होगा इस G पॉइंट से लेके इस B पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो वो भी हमें पता है कि 0.5 है। और जो हमारे पास C से लेके G तक का जो डिस्टेंस है वो 0.2 है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे W1 की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 100 आ जाएगी, और C जो है वो हमारे पास 0.2 आ जाएगा। W2 हमने निकालना है तो ये हम एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, और GB की वैल्यू जो है वो 0.5 मीटर है, तो उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि 0.5 मीटर है। अब आपने क्या करना है कि सिंपल जो है वो आपने इनकी कैलकुलेशन करनी है, यानी कि इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास उसका W2 का जो आंसर है वो निकल आएगा। तो सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस 100 को आपने 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 20 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे जो राइट साइड पे W2 और जो 0.5 है ये एज इट इज वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपने W2 निकालना है तो W2 को हम राइट साइड पे रहने देंगे, और यहाँ पे ये जो 0.5 है इसको हम जाके 20 के नीचे कर देंगे डिवाइड, क्योंकि जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो, तो 20 को जब आप 0.5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 40 निकल आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो बैलेंसिंग फोर्स होगी, जो F2 फोर्स होगी, वो हमारे पास 40 न्यूटन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है जो हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंसिंग फोर्स होगी वो 40 न्यूटन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंसिंग फोर्स है वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। आपने सिंपल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को अप्लाई करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को अप्लाई करके आप यहाँ पे जो अननोन फोर्सेज होंगी, यानी कि ऐसी फोर्सेज जिसका आपको नहीं मालूम, वो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे इस चैप्टर के जो 10 न्यूमेरिकल्स हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं, तो जिसको मैंने आपको जो है वो बड़े ही आसानी के साथ समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाले चैप्टर्स के रिलेटेड भी वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो अगर आपने इसके पहले 5 न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके आप चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, यानी कि फिजिक्स क्लास 9th के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को फॉलो करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।